जादुई लंबे पैरों वाली बफेलो, शेर और बाघ। जंगल का राजा बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही ताकतवर था। वो हर खूंखार जानवरों से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। सारे जानवर खुशी से मिलजुल कर रहा करते थे। पर एक बार कहीं से एक शेर जंगल में आता है। उसे जंगल की खुशहाली देखी नहीं जाती। तब वो अपने मन में सोचता है, पहली बार ऐसा जंगल देख रहा हूँ जहाँ हर कोई मिलजुल कर रह रहा है। पर अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। उस शेर के पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वो जानवरों को ज़ोंबी बना सकता था। शेर उसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल एक हिरन पर करता है। हिरन अचानक से ज़ोंबी बन जाती है और वो दूसरे जानवरों पर हमला करके उन्हें भी ज़ोंबी बना देती है। एकदम से जंगल में हड़बड़ मच जाती है। जानवर चीखने चिल्लाने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से ही बचने के लिए भागने लगते हैं। जानवरों को ज़ोंबी बनते देख बंदर देख लेता है और वो तुरंत बाघ के पास जाकर कहता है, महाराज, एक जादुई खूंखार शेर जंगल में आ चुका है। उसने अपने जादू से पता नहीं जानवरों में क्या किया। हमारे जानवर पागलों के जैसे एक दूसरे पर ही हमला कर रहे हैं। महाराज, आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारे जंगल से जानवर खत्म हो जाएंगे। बाघ ये सुनते ही तुरंत शेर को ढूंढने निकलता है। तब बाघ अपने जानवरों की हालत देखता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसी के साथ वो शेर को हंसते हुए देखता है। तब बाघ को शेर पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसके पास जाकर कहता है, हे शेर, फौरन मेरे जानवरों को अपने जादू से मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें मेरी ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ओह जंगल के राजा, आओ आओ, देख लो अपने जानवरों को आखिरी बार, क्योंकि थोड़ी देर में तुम भी ऐसे बन जाओगे। बाघ शेर की हंसी सुनकर और भी गुस्से में आता है। वो उस पर हमला करने जाता है कि तभी शेर उस पर ज़ोंबी हिरन को भेजता है। हिरन उसे काट देती है। तब बाघ सोचता है, अरे ये क्या, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या मैं भी इनके जैसे बन जाऊंगा? मुझे खुद को खत्म करना ही होगा, नहीं तो मैं दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। बाघ वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। थक कर वो एक जगह पर रुक जाता है। तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तब बाघ खुद को ही मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां जादुई लंबे पैरों वाली भैंस प्रकट हो जाती है। वो बाघ को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ बाघ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे जंगल में आकर मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। तब बाघ जादुई लंबे पैरों वाली भैंस को देखकर चकित हो जाता है। वो शेर और उसके जादू की सारी बात उसे बता देता है। जादुई भैंस को अपना जख्म दिखाते हुए बाघ कहता है, अभी किसी भी वक्त मैं ज़ोंबी बन सकता हूँ। मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं बर्बादी का कारण भी नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो ये सब उस शेर का किया धरा है। चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। आज उस शेर का काम खत्म कर देती हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। पहले जादुई लंबे पैरों वाली भैंस बाघ के जख्म को ठीक कर देती है और उसे लेकर जंगल पहुंच जाती है। भैंस अपने जादू से सारे जानवरों को साधारण कर देती है। अचानक से जानवरों को ऐसा देखकर शेर चकित हो जाता है। वो पीछे मुड़ता है तो बाघ के साथ उसे लंबे पैरों वाली भैंस दिखाई देती है। उसे देखकर उसे और भी गुस्सा आता है। तब भैंस कहती है, हे शेर, तुम्हें कितना भी समझाओ पर तुम अपनी आदतों से सुधरने वाले नहीं हो। अपनी खुशी के लिए यूं जानवरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तुम अपने जादू का हमेशा गलत फायदा उठाते आ रहे हो। अब तो मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगी। तब शेर अपनी जादुई शक्तियाँ भैंस पर आजमाता है, पर इसका असर भैंस पर होता ही नहीं। तब भैंस शेर को अपने लंबे पैरों से मारने लगती है।
शेर जादुई भैंस का सामना नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। जादुई लंबे पैरों वाली भैंस उस शेर को जलाकर खाक कर देती है ताकि वो कभी भी वापस न आ सके। बाघ भैंस का धन्यवाद करता है। तब वो कहती है, सुनो बाघ, अब ये शेर कभी वापस नहीं आएगा। तुम ऐसे ही अपने जानवरों की रक्षा करते रहना और हाँ, कभी मुसीबत आई तो मुझे याद जरूर करना। मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। वो जादुई लंबे पैरों वाली भैंस वहां से गायब हो जाती है और सारे जानवर ठीक हो जाने पर खुशी से नाचने लगते हैं। फिर से एक बार जंगल में खुशियाँ वापस लौट आती है और सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। भूखा ब्लैक पैंथर और गोल्डन एलिफेंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक काला चीता भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले चीते को काफी वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वो थका हारा एक तालाब के पास जाकर मन ही मन सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर डंडा मार मार के मेरा जीना हराम कर देगी। यूं काला चीता सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पानी पीने आए एक सूअर पर पड़ती है। काला चीता सूअर को देखकर खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली, अब मैं इस सूअर का शिकार करूंगा। ये सोचकर वो सूअर पर हमला करने ही वाला था कि सूअर तुरंत बहुत तेजी से वहां से भाग निकलता है। काला चीता भी उसके पीछे पीछे भागता है। सूअर बचकर भाग जाता है। काला चीता भागते भागते कांटों भरे गड्ढे में गिर जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो शिकार नहीं मिला, ऊपर से कांटों भरा ये गड्ढा। ओए माँ। यूं काला चीता मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी उधर से एक सुनहरा हाथी गुजरता है। वो काले चीते की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला चीता मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर सुनहरा हाथी तुरंत काले चीते के पास जाता है। काला चीता सुनहरे हाथी को देखकर कहता है, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर सुनहरा हाथी काले चीते को उस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो कितने सुंदर और अद्भुत हो। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता, और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जादुई शक्तियों के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे थे। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। सुनहरा हाथी अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते के लिए ढेर सारा भोजन लाता है। ये देखकर काला चीता खुश हो जाता है। वो सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है और वहां से सारा भोजन लेकर उसकी पत्नी के पास जाता है। काले चीते की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो काले चीते से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? काला चीता अपनी पत्नी को जादुई सुनहरे हाथी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी। कल से तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रोज उस जादुई हाथी से भोजन मांग लेना। काला चीता ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता। सुनहरा हाथी रोज काले चीते को भोजन देता। यूं काला चीता और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले चीते की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वो सोचती है, अरे ये बार बार उस जादुई सुनहरे हाथी के पास जाकर भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता।
अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाएं, तो मैं इस जंगल पर राज करूंगी। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह जादुई हाथी की सारी शक्तियाँ लानी होगी। ये सोचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या पत्नी? मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाओ और उस जादुई हाथी को यहाँ ले आओ। ये सुनकर काला चीता सुनहरे हाथी के पास जाता है। दोस्त, क्या हुआ? आज आने में देर क्यों कर दी? दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला चीता सुनहरे हाथी को लेकर उसके घर आता है। काले चीते की पत्नी सुनहरे हाथी को देखकर खुश हो जाती है, हाथी को बांध देती है। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम उसे दे दो, ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात। अगर ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ गुफा में ही रखता हूँ। काला चीता और उसकी पत्नी हाथी के साथ उसकी गुफा के पास आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। काला चीता और उसकी पत्नी न आगे सोचते हैं और न पीछे, वो दोनों सीधे गुफा में भागते हैं और इधर हाथी अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को बंद कर देता है। काला चीता और उसकी पत्नी भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाते हैं। दो जादुई सोने की सीढ़ी। एक दिन बबीता नाम की शेरनी अपने छोटे बच्चे सिम्बा के साथ जंगल में जा रही थी। सिम्बा अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए हम सब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ओ माँ, तो क्या पिताजी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। इस तरह शेरनी बबीता अपने बेटे सिम्बा से बात करते हुए इस जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर का बच्चा मिला। दोनों ने उसे देखा और सिम्बा बोला, माँ, ये कौन है? क्या हुआ इसको? क्या पिताजी की तरह इसकी भी मृत्यु हो गई? बबीता शेरनी उसको देखती है, प्यार से सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद उस शेर के बच्चे को होश आ जाता है। बबीता शेरनी उस शेर के बच्चे को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए बड़ा करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सिम्बा शिकार करके एक जानवर लाता है और माँ से कहता है, ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार करके लाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम खा लो, जिससे तुम फिर से चलने फिरने लगो। नहीं बेटा, इसको तुम खा लो, तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत जो करते हो। दोनों की बात सुनकर सोनू शेर बोलता है, माँ, तुम सिम्बा को ज्यादा चाहती हो ना, इसलिए तुम उसको ही खाने के लिए बोल रही हो। सोनू, तुमको पता है ना माँ की तबीयत खराब है, माँ चल नहीं पा रही है और इसीलिए मैं उनको रोज जानवर का मांस लाकर दे रहा हूँ और तुम माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं पर बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर सिम्बा डॉक्टर बंदर को बुलाता है और डॉक्टर बंदर बोलता है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी टांगे पहले जैसे चलने लगे और वो चल फिर सके, तो तुम्हें एक गोल्डन हिरन की टांग लाकर इनको खिलानी होगी। और वो सोनू से बोलता है, सोनू, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम चलोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हमें माँ के लिए गोल्डन हिरन की टांगे लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता, तुम ही जाओ, वैसे भी माँ तुमको ज्यादा चाहती है।
सिम्बा सोनू की बात सुनकर वहां से गोल्डन हिरन की तलाश में निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल के बीच में दो प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं। एक सोने की सीढ़ी जिसके ऊपर एक बूढ़ा हिरन बैठा था, जिस पर गोल्डन हिरन बैठा हुआ था। सिम्बा सोचता है, वाह गोल्डन हिरन, अभी मैं इसको मारकर घर ले जाता हूँ और माँ को इसकी टांगे खिला दूंगा जिससे वो ठीक हो जाएंगी। वो सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है। वो बूढ़ा हिरन सिम्बा को आवाज देता है, सिम्बा, ओ सिम्बा, इधर आओ, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था, तुम्हारे पिता के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सिम्बा सोचता है, चाहते चाहते क्यों ना मैं इस बूढ़े हिरन की मदद कर दूं, फिर इस गोल्डन हिरन को तो मैं ले ही जाऊंगा। सिम्बा जैसे ही उनकी मदद करता है, उस बूढ़े हिरन के पास जाता है। और जैसे ही लेकर घर छोड़ के आता है, तभी वो बूढ़ा हिरन एक गोल्डन हिरन में बदल जाता है और बोलता है, लो सिम्बा, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास ताकि वो मेरी टांगों को खाकर ठीक हो सके। सिम्बा फिर गोल्डन हिरन को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ उस गोल्डन हिरन को मारकर उसकी टांगे और माँ दोनों ठीक हो जाती है और उसकी माँ उस गोल्डन हिरन की टांगे खाकर एकदम स्वस्थ हो जाती है और चलने लगती है। ये सब देखकर सोनू सोचता है, क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हिरन की टांगे खाऊं, जिससे मैं सिम्बा की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। फिर सोनू उस गोल्डन हिरन की तलाश में जाता है, जहाँ उसे भी वो दो प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं और उन पर बैठे हुए हिरन भी मिलते हैं। और सिम्बा की ही तरह वो बूढ़ा हिरन सोनू को भी आवाज देकर बुलाता है, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन सोनू सोचता है, मुझे तो गोल्डन हिरन की तलाश है, मैं इस बूढ़े हिरन के पास जाकर क्या करूंगा। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।